हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल को लेकर हमारी 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का टेस्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टेस्ट 2 आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम से पहले बिल्कुल आपका रियल टेस्ट है। जीएस के 25 जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर, यही जीएस के 25 क्वेश्चन हम टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेकेंड टेस्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं और जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलें, बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मायाधर राउत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक? तो गुरु मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के एक महान और प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्हें 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य के पुनरुत्थान और विकास का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इस नृत्य शैली को उसके ट्रेडिशनल फॉर्म में बनाए रखा और इंटरनेशनल स्टेज पर पहचान दिलाई है। तो मायाधर राउत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? ओडिसी। बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल मानव के दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बलात्कार श्रम, फोर्स्ड लेबर का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 25, 28, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 22। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 एक फंडामेंटल राइट है जो कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुलामी और जबरन मजदूरी जो होती है, फोर्स्ड लेबर, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। इसमें बेगार यानी बिना मजदूरी जबरन काम करवाना भी शामिल है। यह आर्टिकल समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के शोषण से बचाता है और उन्हें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी देता है। आर्टिकल 23 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्रेटोमर्ज, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोमर्ज या फिर स्ट्रेटोपॉज। तो ट्रोपोपॉज वायुमंडल की वह सीमा है जो कि शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इनको अलग करती हैं। शोभ मंडल नीचे की परत होती है, यहाँ पर मौसम की सारी एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि बारिश, तूफान, बादल, ये सभी। समताप मंडल की बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ऊपर की परत होती है, ये ऊपर की लेयर होती है, यहाँ पर ओजोन परत होती है और हवाई जहाज उड़ते हैं। ट्रोपोपॉज जो होता है ये समताप मंडल और शोभ मंडल को अलग करने वाला क्षेत्र होता है। ट्रोपोपॉज पर तापमान गिरना बंद हो जाता है जो साफ साफ दोनों परतों की बाउंड्री दिखाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशंस में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 5%, 2%, 3% या फिर 4%। तो अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि राज्य सेवाओं में प्रमोशन के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों, डिसेबल एम्प्लॉय को 4% आरक्षण मिलेगा। इसका मकसद था कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। यह आरक्षण उन्हीं पदों पर लागू है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे से भरे जाते हैं। यहाँ पर 4% करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक्स-4 मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने दिनों तक रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 21 दिन। तो करेक्ट आंसर है इसका 18 दिन। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। यह मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ और पृथ्वी पर 15 जुलाई 2025 को वो लौट कर आए। अच्छा, भारत के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने पहली बार किसी निजी अंतरिक्ष मिशन में हिस्सा लिया था। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला। पहले कौन थे? 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में एंड सेकेंड शुभांशु शुक्ला। यहाँ पर 18 दिन सी आंसर करेक्ट होगा। अगला आता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5 या फिर 7।
तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। पहला, हैबियस कॉर्पस, गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति के लिए। दूसरा, मैंडेमस, अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए। तीसरा, प्रोहिबिशन, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए। चौथा, सर्टियोररी, केस को निचली अदालत से उच्च अदालत में स्थानांतरित करने के लिए। एंड पांचवा, को वारंटो, यह पूछना कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर बैठा है। तो 5 रिट्स जो है वो जारी कर सकता है। यहाँ पर सी आंसर 5 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों से करना है। सूची 1 सूची 2 दे रखा है हमको। एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, और दूसरी तरफ दे रखे हैं हमको उनके उस्ताद। वाद्य यंत्र में संतूर, सितार, शहनाई और सारंगी हैं। एंड सूची 2 में जो उस्ताद दे रखे हैं वो है बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिंदा खान, पंडित शिव कुमार शर्मा और अनुष्का शंकर। चलिए सॉल्व करते हैं। संतूर की बात करें तो संतूर यहाँ पर कनेक्ट होगा पंडित शिव कुमार शर्मा से। इन्होंने संतूर को एक प्रमुख शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाया है। सितार की बात करें तो ये कनेक्ट होगा, देखिए, अनुष्का शंकर से। ये विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी हैं और एक प्रसिद्ध सितार वादक भी हैं। शहनाई की बात करें तो क्लियर समझ में आ रहा है, बिस्मिल्लाह खान से कनेक्ट होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। एंड चौथा, सारंगी की बात करें तो उस्ताद बिंदा खान, वे सारंगी वाद्य यंत्र के लिए एक महान प्रतिपादक थे। तो जो सीक्वेंस बना है वो बना है 3, 4, 1 और 2, जो कि हमको ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्लैक सी की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन है जॉर्जिया, बुल्गारिया, सर्बिया या रोमानिया। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक सी का मैप देखोगे तो सर्बिया जो है ये ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका मतलब है कि यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी समुद्री तटरेखा इसकी नहीं है। तो क्लियर समझ में आ जाएगा सर्बिया। ब्लैक सी की बात करें तो 6 देश जो है वो इससे सीमा साझा करते हैं। इन्हें याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी है। इमेजिन करना है यहाँ पर आपको कि आप ब्लैक सी के अंदर क्या कर रहे हो, एक बर्गर को डाल रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप बर्गर को ब्लैक सी के अंदर फेंकते हो तो उसमें से एक इंग्लिश का लेटर निकल कर आता है जो कि है टी लेटर। ठीक है, जैसे आप बर्गर फेंकोगे ब्लैक सी के अंदर, अंदर से टी निकल कर आएगा। तो बस अगर आप इसको इमेजिन कर लोगे ना आंख बंद करके, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब बर्गर जो है अगर आप उसको लिखोगे तो जो स्पेलिंग बनेगी BURGER। ठीक है, बी से बन जाएगा बुल्गारिया, यू से बनेगा यूक्रेन, आर से बनेगा रशिया, GE जो है इससे बनेगा जॉर्जिया, आर से बनेगा रोमानिया, और टी जो लेटर निकल कर आया है बाहर, टी से बनेगा टर्की। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं। बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है ना वो सर्बिया और जॉर्जिया को लेकर होता है, और एग्जामिनर यहीं पर फंसाने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आता है अरविडू राजवंश, संगम राजवंश, सालुव राजवंश या तुलुव राजवंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों का अगर क्रम देखें हम तो सबसे पहले संगम राजवंश आता है, सेकंड नंबर पर सालुव राजवंश आता है, थर्ड नंबर पर तुलुव राजवंश एंड चौथे नंबर पर आता है अरविडू राजवंश। इसीलिए अरविडू राजवंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद इस राजवंश ने राजधानी को पेनुकोंडा में स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर अरविडू राजवंश करेक्ट होगा। टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ऑप्शन है 1948, 1935, 1896 या फिर 1927। तो करेक्ट आंसर है इसका 1896 में, मतलब जब से ओलंपिक शुरू हुआ था तभी से टेनिस जो है इसमें शामिल है। टेनिस को 1896 में एथेंस में हुए पहले ओलंपिक खेलों में ही शामिल कर लिया था। हालांकि 1924 के बाद इसे ओलंपिक से हटा दिया था। 1888 में सियोल ओलंपिक में इसे फिर से पदक खेल के रूप में शामिल किया था। यहाँ पर 1896। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है। SSC CHSL को लेकर लास्ट टाइम के हिसाब से मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल पैकेज प्लान किया है।
इस स्पेशल पैकेज को मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ 1 मिनट में। देखिए, इसमें मैंने आपको जीएस के 11,000 वन लाइनर दिए हैं। ये जो वन लाइनर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो होता ये है कि इससे आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी समझ में आएगा, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सेक्शन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें मैंने आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2024, 2023, 2022 के जीएस के मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस करके दिया है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको कवर करके जाना ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 फुल लेंथ टेस्ट मैंने आपको इस पैकेज में दिए हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, एकदम रियल एग्जाम टेस्ट आपका होने वाला है। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर मैंने आपको इसमें दिया है। मैराथन पीडीएफ्स मैंने आपको इसके अंदर दिए है। तो कुल मिलाकर ये सभी मैंने आपको इस सिंगल पैकेज में प्रोवाइड किया है। इन सभी को मात्र 49 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सिंपली इस पैकेज में एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप इस पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम में अगर इस पैकेज के थ्रू जो मैंने आपके लिए प्लान किया है, अगर आपका 20, 25, 30% भी अगर स्कोर बढ़ता है तो एक नंबर की फाइट है। तो इसलिए हमको एक भी नंबर यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद या प्रतिभा पाटिल। किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। ये पुस्तक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के साथ उनकी समानता दर्शाती हैं। सी आंसर। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल या पल्लव? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। महाबलीपुरम, मामल्लापुरम भी कहते हैं इसको, इसके स्मारकों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसका निर्माण मुख्य रूप से राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में हुआ था। यहाँ के स्मारक, जिनमें शोर टेम्पल और पंचरथ शामिल हैं, रॉक कट और मोनोलिथिक वास्तुकला के बेहतरीन एग्जाम्पल भी हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ध्यान रखिएगा, पल्लव राजवंश। डी आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किस वर्ष में किया गया और यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? 1949, 1950, 1947 या 1948? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय यह एक प्राइवेट बैंक था। आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ और यह पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। इसका उद्देश्य था सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम पर सीधा कंट्रोल मिल सके। तो 1949। खुबा केशेई एक प्रकार का ताली बजाकर गाया जाने वाला गीत है जो किस राज्य में गाया जाता है? मणिपुर, बिहार, कर्नाटक या ओडिशा? तो खुबा केशेई एक फोक सॉन्ग है। इसे गाने में लोग तालियां बजाते हैं और अक्सर त्योहारों या फिर सामाजिक समारोह में गाया जाता है। इसे ज़्यादातर महिलाएं गाती है और यह मणिपुर की कल्चर हेरिटेज का अहम हिस्सा भी हैं। तो मणिपुर में इसे गाया जाता है। लुशाई पहाड़ियाँ, लुशाई हिल्स को इनमें से किसके नाम से भी जाना जाता है? मिजो हिल, खासी हिल्स, पटकाई हिल्स या फिर नागा हिल्स? तो लुशाई पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित हैं। इन्हें मिजो हिल्स भी कहा जाता है। मिजो का मतलब होता है पहाड़ों के लोग एंड मिजोरम का अर्थ होता है मिजो की भूमि। ध्यान रखिएगा, मिजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है लुशाई हिल्स को। नेक्स्ट आता है, फुटबॉल में बाहर भेजने वाले कार्ड का रंग क्या होता है? ब्लैक, रेड, ब्लू या येलो?
तो फुटबॉल में रेफरी 2 कार्ड का इस्तेमाल करता है, रेड कार्ड और येलो कार्ड। रेफरी रेड कार्ड का प्रयोग करता है जब खिलाड़ी को गंभीर फाउल या फिर गलत व्यवहार पर मैदान से बाहर भेजना होता है। येलो कार्ड का प्रयोग करता है जब खिलाड़ी को चेतावनी देनी होती है। तो एक ही मैच में 2 येलो कार्ड बराबर जो होता है वो 1 रेड कार्ड हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा, अगर किसी प्लेयर को 2 येलो कार्ड मिल जाए मतलब 1 रेड कार्ड के बराबर ही वो माना जाएगा। तो अगर यहाँ पर पूछा गया है कि बाहर भेजने वाले कार्ड का रंग क्या होता है तो रेड कार्ड होता है, यहाँ पर बी आंसर। एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला है? ऑप्शन देखते हैं। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन मूल्यह्रास, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम, या एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो इसका देखिए सही फॉर्मूला क्या होता है एनएनपी का, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। देखिए जीएनपी जो होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। डिप्रिसिएशन मशीनों और उपकरणों की टूट फूट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो निकलता है एनएनपी, वो कैसे निकलेगा? जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतनी बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए गलत तो हमको करना ही नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं। कबड्डी में सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर को कितने या फिर उससे कम रक्षकों के बचाव के साथ पकड़ा या फिर स्वयं आउट कर दिया जाता है। ऑप्शन है 2, 3, 6 या फिर 5। तो सुपर टैकल आपने अगर प्रो कबड्डी देखा होगा जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि सुपर टैकल हुआ है। तो 3 खिलाड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कबड्डी में अगर डिफेंडिंग टीम में 3 या फिर उससे कम खिलाड़ी हो और वो अगर रेडर को पकड़ ले तो इसे सुपर टैकल कहते हैं। सिंपल जो टैकल होता है उस पर 1 अंक मिलता है, लेकिन सुपर टैकल पर 2 अंक मिलते हैं। समझ में आ गया? 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 में से 3 खिलाड़ी बचे, 3 डिफेंडर बचे हैं, उन्होंने रेडर को पकड़ लिया जो रेड मार रहा है, तो इसे सुपर टैकल कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? आर्टिकल 56, आर्टिकल 33, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 99? तो संविधान का 50वां संशोधन अधिनियम 1984 में आर्टिकल 33 में बदलाव किया गया। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को जरूरत पड़ने पर सीमित कर सके। इसका उद्देश्य था कि इन जो फोर्सेस है इनमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर आर्टिकल 33। एक जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम आवश्यक हैं? ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए प्राइमेज। ये ए ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी है टोपो आइसोमेरेज, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए प्राइमेज। सी ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए पॉलीमरेज या लिगेज। एंड डी ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज या लिगेज। तो एक एनिमल सेल में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए कौन से एंजाइम आवश्यक होते हैं? ट्रोपोआइसोमेरेज, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए प्राइमेज। यहाँ पर बी आंसर। डीएनए की रिप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें कई एंजाइम काम करते हैं। अगर ट्रोपोआइसोमेरेज की बात करें तो जब डीएनए की डबल हेलिक्स खुलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ट्रोपोआइसोमेरेज उस तनाव को कम करता है ताकि डीएनए आसानी से खुल सके। सोचो जैसे कि किसी रबर बैंड को खोलते वक्त उसमें ट्विस्ट आ जाता है, ट्रोपोआइसोमेरेज वही ट्विस्ट खोल देता है। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी बनाता है, मतलब यह राइटर है जो कि नए अक्षर जोड़ता है। डीएनए प्राइमेज की बात करें तो ये अपने आप काम शुरू नहीं करता है, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को शुरुआत करने की जगह देता है। इसको ऐसे समझो जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले नोटबुक पर पेंसिल से पहला निशान लगाना, ठीक है। एंड डीएनए लिगेज की बात करें, इसे लाइगेज भी बोल सकते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, ये लिगेज इन टुकड़ों को जोड़कर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है।
जैसे टेप से छोटे छोटे कागज जोड़कर एक बड़ा चार्ट बनाना, उस तरीके से ये काम करता है। तो ये 4 एंजाइम जो मैंने आपको बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में मैंने बताया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें आप। राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या अलका तोमर? तो गीता फोगाट ने 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत ने भारत में महिला कुश्ती को एक नया मुकाम भी दिया और गीता देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन गई। तो गीता फोगाट वो थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। ए आंसर। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? श्री रंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, मद्रास की संधि या मैंगलोर की संधि? तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। 1769 में इसका अंत ट्रीटी ऑफ मद्रास से हुआ, मद्रास की संधि से। इस संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते गए क्षेत्र लौटा दिए और भविष्य में भारी दुश्मनों के खिलाफ मिलकर मदद करने का वादा भी किया। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1780 में किसने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया? किसने किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, लोकमान्य तिलक या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो करेक्ट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला अखबार था द बंगाल गजट। इसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। इसे हिक्किस बंगाल गजट भी कहा जाता है। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक अखबार था। अगर देखें तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत इसी से हुई है। यहाँ पर जेम्स ऑगस्टस हिक्की करेक्ट होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन। फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, यह पेय किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। फेनी जो है गोवा का पारंपरिक अल्कोहलिक बेवरेज है। इसे जीआई टैग मिला है। इसका मतलब है कि सिर्फ गोवा में पारंपरिक तरीके से बनी हुई फेनी को ही फेनी कहा जा सकता है। 2 तरीके के देखिए ये इसमें टाइप देखने को मिलते हैं, काजू फेनी और एक नारियल फेनी। ये गोवा की कल्चर और पहचान का अहम हिस्सा है। यहाँ पर बी आंसर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा द्वारा बेक की हुई चीजों को हल्का और हवादार बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोला जाता है, जब इसे पानी और गर्मी मिलती है तो यह केमिकल रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। छोटे छोटे गैस के बबल्स आटे या फिर बैटर में फंस जाते हैं। इसी वजह से केक, ब्रेड और पेस्ट्री जो है बहुत ही लाइट एंड फ्लफी बनती हैं। तो कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर। तो यहाँ पर हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। जो भी आपका स्कोर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड धीरे धीरे अपनी गलतियों पर काम करिए, उनमें सुधार करिए। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर काम करिए। आपको एग्जाम में 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा। बस एक प्रॉमिस करना है खुद से कि सभी मॉक टेस्ट 20 के 20 मॉक टेस्ट हमको कंसिस्टेंट रहते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक कर देना। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एसएससी CHSL को लेकर स्पेशल पैकेज जो है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ का पैकेज है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रामबाण होने वाला है। जो मैंने आपको इसमें वन लाइनर दिए हैं जीएस के 11,000 वन लाइनर, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। तो अच्छे से बार बार उनको रिवाइज कर लीजिए। अगर पैकेज एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही। ये टेस्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल टेस्ट 3 में एंड अच्छे से उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ध्यान रखिए। बाय बाय।